अगेन वी आर स्टार्टिंग। ठीक है, हम उसके वहाँ से फिर से शुरू करते हैं फोर्थ टॉपिक से, व्हाट इज लिविंग के फोर्थ टॉपिक से। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट हेंस सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म्स, perhaps the most obvious and technical complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment and respond to these environmental stimuli, which could be physically, chemically, or biological. We sense our environment through our sense organs. Plants respond to external factors like like light, water, temperature, other organisms, pollutants, etc. All organisms, from the prokaryotes to the most complex eukaryotes, can sense and respond to environmental cause, photoperiod effect, reproduction. In seasonal breeder, both plant and animals are all living organisms handle chemical entering their bodies. All organisms therefore are aware of their surrounding. Human beings is the only organism who is aware of himself. Example has self consciousness. ठीक है, इन्होंने बताया है कि जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म था वो भी कोई ऐसा खास ऐसा लिविंग उसका डिफाइनिंग फीचर नहीं है, पर उन्होंने ये बताया है, ये जरूर बताया है कि जो मतलब कि जो कॉन्शियसनेस है, ठीक है, वो एक बहुत ही डिफाइनिंग फीचर, बहुत ही अच्छा एक डिफाइनिंग फीचर है। मतलब कि ये एनसीईआरटी ने इस बात का दावा किया है कि कॉन्शियसनेस जो है वो एक लिविंग बींग्स का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है। क्योंकि कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, जो लाइट को, टेम्परेचर को या इन्वायरमेंट को सेंस कर सके, अपने सराउंडिंग को, चीज़ों को सेंस कर सके, कॉन्शियस कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके, तो वो लिविंग बींग्स होते हैं। ठीक है, अब माउंटेन और या वो लोग या ये सारी सारी चीज़ें कोई सेंस करके हमको बताएंगे तो नहीं ना कि नहीं यार ऐसा हो रहा है, पर जो लिविंग बींग्स रहेंगे वो इस चीज़ों को सेंस करके जरूर वो करेंगे। ठीक है, इसलिए एनसीईआरटी ने कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग फीचर बताया है। ठीक है, अब हम इस टॉपिक को कंप्लीटली डिटेल देखते हैं। ठीक है, आप लोग अगर अपनी एनसीईआरटी साथ लेके चलेंगे ना तो उसमें आप लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है और आप लोगों को प्रॉपर लाइन बाय लाइन समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए फिर से शुरू करते हैं। When it comes to human beings, it is all the more difficult to define the living state. We observe patients lying in coma in hospital, virtually supported by machines which replace heart and lungs. The patient is otherwise brain dead. The patient has no self-consciousness. Are such patients who never come back to normal life, living or non-living. ठीक है, हाँ, हम कुछ सम पेशेंट्स को देखते हैं जैसे कि क्या रहता है, जैसे कि किसी का ब्रेन डेड होता है। ऐसे आप लोगों ने बहुत केसेस पढ़े होंगे और ऐसे केसेस होते भी हैं। आज के टाइम में तो बहुत ही मतलब कि हो गया है ऐसा कि लोगों के किसी के ब्रेन डेड हो रहे हैं या वो हो रहा है तो वो लोग अपने जो ऑर्गन्स रहते हैं वो दूसरे लोगों को या हॉस्पिटल्स में दे देते हैं, दान कर देते हैं, जिससे कि जो आपका दिल है वो दूसरे की बॉडी में जाके वो दूसरे के लिए काम है। जिससे आपका हार्ट है वो दूसरे हार्ट जो है वो दूसरे के लिए धड़के, दूसरे के लिए काम, दूसरे की बॉडी में जाके काम है, उसका रिप्लेसमेंट हो जाता है। मतलब कि है ना, लंग्स जो हैं वो भी ट्रांसप्लांट होते हैं, किडनी वो भी ट्रांसप्लांट होती है, लिवर वो भी ट्रांसप्लांट होता है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स है जो कि यूजफुल रहते हैं। मेडिकल साइंस ने इसमें बहुत ही तरक्की की है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं हम टॉपिक को अपने। इन हायर क्लासेस यू विल कम टू नो दैट ऑल लिविंग फिनोमिना आर ड्यू टू अंडरलाइंग इन interreaction properties of tissue are not present in the constituent cell but arise as a result of interaction among the constituent cell. Similarly, properties of cellular organisms are not present in the molecular constituent of the of the organelle but arise as a result of interaction among the molecular components compressing the organelle. These interactions result in immigrating properties at a high level of organization. The phenomena is true in hierarchy of organization organizational complexity at all levels. Therefore, we can say that living organisms are self-replicating, evolving, and self-regulating interactive system capable of responding
to external stimuli. Biology is the story of life on Earth. Biology is the story of evolution of living organism on Earth. All living organisms, present, past, and future, are linked to one another by sharing of the common genetic material, but to varying degrees. ठीक है, इस टॉपिक में उन्होंने बताया है, इसको समराइज कर देती हूँ. इस टॉपिक में उन लोगों ने बताया है कि जो है मतलब कि फ्यूचर में भी, पास्ट में भी बायोलॉजी जो है ना, मतलब कि हम लोगों ने एक तो बहुत ही आगे इवॉल्व हुए हैं, इवोल्यूशन हुआ है. ये टॉपिक हम इवोल्यूशन चैप्टर में जो है ना वो बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बहुत ही तसल्ली से, बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं. अभी हम देखते हैं यहाँ पे लोगों ने क्या बताया. उन्होंने बताया है कि पास्ट से मतलब हम लोग कहीं ना कहीं वन सेल, अनदर सेल, मल्टीपल सेल में जो डिवाइड हुआ, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, इस उसमें जब डिवाइड हुए हम सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गेनल से फिर ऑर्गेनिज्म, ये कंटिन्यू जब हम रेप्लिकेट होते गए, डिवाइड होते गए, तो क्या हुआ कि हम चीज़ों से रिलेट करते हैं, पर अब उसमें वेरिएशन आ गया है. वेरिएशन का कारण बहुत कुछ हो सकता है. इन्वायरमेंटल वेरिएशन, या जो मतलब कि जगह रही हो जहाँ पे वो लोग एटमॉस्फेयर में रहते हो, उस एटमॉस्फेयर में अलग अलग उसका वेरिएशन होता है. अलग अलग उसका वो होता है. जैसे कि जम्मू कश्मीर के लोग आप देख लो और जाके साउथ के लोग देख लो, मतलब कि वो लोग है ना जो वो जम्मू कश्मीर के लोग है ना वो साउथ में घूमने जरूर जाएंगे, लेकिन वो लोग है ना ज़्यादा टाइम साउथ में सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे जो वो रहेगा, टेम्परेचर रहेगा, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर रहेगा ना, वो उन लोग सर्वाइव नहीं लेंगे. ठीक इसी तरह साउथ के जो लोग रहेंगे ना, वो लोग मतलब कि अगर जम्मू कश्मीर में घूमने जरूर जाएंगे, लेकिन साउथ में वो लोग कश्मीर में वो लोग ज़्यादा टाइम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. ठीक है, क्योंकि उनको वहाँ के उसकी हैबिट है. ठीक है, वैसे सर्वाइव करने के लिए लोग जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, और रहने वाले लोग रहते भी हैं, ऐसा कुछ नहीं है. पर मतलब कि इमिडिएटली जो रहेगा अब ना, इस स्टार्टिंग में उनको मतलब कि थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा रहने में, थोड़ा सा सर्वाइव करने में दिक्कत आएगी. ओके, करिए और करते हैं आगे, टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड में डाइवर्सिटी. ठीक है, देखते हैं हम. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insect, birds, your pets or other animal and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are all around you. If you were to increase the area that you make observation in the range and variety of organisms that you see would increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably increase. Okay, obviously, if you were to visit a dense forest, you would probably see a much greater number and kinds of living organisms in it. It's different kind of plant, animal, or organism that you see represent different kind of plant, animal, or organism that you see. ये रिपीट हुई लाइन. ठीक है, ये वाली लाइन से डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल और ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ये लाइन रिपीट हुई है. रिप्रेजेंट स्पीसीज. The number of species are known and described range between 1.7 to 1 million. These refer to biodiversity, or the number of and types organisms present on Earth. We would remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being आइडेंटिफाइड. ठीक है, 1.7 to 1 मिलियन स्पीसीज को हम लोगों ने डिस्कवर किया है. हम लोगों ने मतलब कि कहीं ना कहीं उनके कैसे होते हैं, क्या रहते हैं, हम लोगों ने वो इतने अर्थ में इतनी स्पीसीज को हमने मतलब कि इनके बारे में साइंटिस्ट जो अलग अलग मतलब कि साइंटिस्ट ने अलग अलग जगह से अलग अलग उससे कवर किया है, उनके बारे में चीज़ें बताई हुई है. ठीक है, As stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plant and animal in our own area by their local names. These local names would vary from place to place.
even within country. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find way and means to talk to each other to refer to organism we are talking about. ठीक है, हम लोग मतलब कि है ना, इन लोगों ने बताया है कि जो इतने सारे इन लोगों ने इतने मिलियंस ऑफ स्पीसीज को डिस्कवर किया है, इतने मिलियंस ऑफ स्पीसीज के बारे में बताया हुआ है, तो इन लोगों ने ऐसा बताया है कि मतलब कि उनकी पहले तो एक तो लोकल नाम, ठीक है, कंट्री बाय कंट्री, प्लेस बाय प्लेस जैसे भी है ना, उसके लोकल नाम भी हैं, और उसके जो मतलब कि एक कॉमन नेम या एक उस टाइप का जो नाम है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग जगहों से कवर करके उन्होंने सारा कुछ मतलब कि एक बुक में, एक उसमें मतलब कि ये सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन की हुई है, ठीक है. Hence there is a need to standardize the naming of living organism. Such a particular organism is known by the same name all over the world. This process is called nomenclature. Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to. This is identification. In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name to each known organism. This acceptable to biologists all over the world. For plant, scientists name based on agreed principles and criteria which are provided in International Code for Biotechnical Nomenclature (ICBN). Code for botanical nomenclature (ICBN). You may ask, how are animal named? Animal taxonomic have evolved. International Code of Zoology Nomenclature (ICZN). बोटेनिकल में क्या था ICBN एंड जूलॉजी में क्या है ICZN. ओके, इस डिफरेंट को याद रखना, अंडरलाइन कर लेना. द साइंटिस्ट नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम. डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल टू पीपल in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not be used for any other non-organism. Biologists follow universally accepted principle to provide scientific name to no organism. Each name has two components: the genetic name and specific epithet. The system of providing a name with two components is called binomial nomenclature. The naming system given by Carl Linnaeus is being practiced by biologists. ठीक है, एक मिनट अंडरलाइन कीजिए पहले यहाँ पे कि जो है ना टू सिस्टम, जो टू बायनॉमियल नोमेनक्लेचर था, है ना, उसको किसने नाम दिया था, उस सिस्टम को किसने लेके आया था, इस सिस्टम को कौन सा साइंटिस्ट लेके आया था, वो आप लोग देखेंगे. तो आप लोग इस बात को अंडरलाइन कीजिए, कार्ल्स लिनियस ने इस सिस्टम को नाम दिया था. ठीक है, तो इन लोगों ने क्या बताया है कि ICBN में है ना जो है वो कोड, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, और ICZN में जो है ना वो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर. ठीक है, इन्होंने टू सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब कि इन्होंने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर किस बेसिस पे बताया. एक तो जेनेटिक नेम रहेगा, एक तो स्पेसिफिक एपिथेट, मतलब कि वहाँ पे जो जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक नेम. ठीक है, जेनेरिक नेम मतलब कि उसके कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे उसका क्या कैरेक्टर है या उसका क्या वो रहता है. ठीक है, उस बेसिस पे उसका नाम दिया गया. जैसे कि मान लो कि कोई बहुत खुश रहता है तो उसका नाम खुशी रख दिया. ठीक है, ये तो मैंने एक जस्ट एग्जांपल बताया था, पर उसके मतलब कि जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं ना, उन साइंटिस्ट लोगों ने उस पर स्टडी किया. जैसे कि जो प्लांट्स रहते हैं ना, उस पर देखा कि इसके क्या कैरेक्टर हैं, क्या ये डिफरेंट रहता है, क्या वो रहता है, तो उन लोगों ने उस बेसिस पे उसके नाम बताए हुए हैं. ठीक है,
over the world, the naming system using a two-word format was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific name. Better the scientific name of mango is written as Magnifera indica. जैसे कि इन लोगों ने मैंगो का एग्जाम्पल बताया है. मैंगो का एग्जाम्पल जो है ना, जैसे कि मैंगो का कॉमन जैसे कि लोकल नेम जो हो गया वो मैंगो हो गया, ठीक है. उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है मैग्नीफेरा इंडिका. लेट अस सी हाउ इट इज बाइनोमियल नेम. इसका बाइनोमियल नेम हमने आप लोगों ने देखा कैसे इसका बाइनोमियल नेम उन लोगों ने जो है ना एग्जांपल बताया कि मतलब कि कैसे इसके दो नेम हो सकते हैं. बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है किसी भी उसके दो नाम, ठीक है. जैसे कि किसी का एक पेट नेम होता है और किसी का एक स्कूल का नेम बोलते हैं ना, स्कूल का नेम या फिर रिकॉर्ड में जो नेम रहता है ना. पर यहाँ पे ऐसा नहीं है. यहाँ पे मतलब कि उन लोगों ने उसके साइंटिफिक नेम अलग बताए हैं. सेम वैसे ही समझ लो, मतलब एक उसका पेट नेम हो गया, एक उसका साइंटिफिक नेम हो गया. पर पेट नेम मतलब कि यहाँ पे कॉमन नेम हो गया, ठीक है. तो उसका कॉमन नेम मैंगो का क्या हो गया, मैंगो ही रहेगा. और उसका जो साइंटिफिक नेम है वो मैग्नीफेरा इंडिका रहेगा. ओके, ठीक है. मैग्नीफेरा इंडिका. द जीनस वाइल्ड इंडिका इज पर्टिकुलर स्पीसीज. इन दिस नेम मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस. सॉरी, इसमें मैग्नीफेरा इंडिका में जो है ना उसमें दो वर्ड आ रहे हैं. एक तो मैग्नीफेरा आ रहा है, एक इंडिका आ रहा है. देखिए, मैग्नीफेरा इंडिका ये है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ठीक है. मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा जो है उसका जीनस रिप्रेजेंट कर रहा है, वाइल इंडिका इज पर्टिकुलर स्पीसीज. इंडिका जो है एक पर्टिकुलर स्पीसीज का वो है, ठीक है. और स्पेसिफिक एपिथेट अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलो. उन लोगों ने उसको यूनिवर्सल उसको फॉलो किया है. वैसे कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी जो भी वो रहेगा ना, वो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि क्या आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या जो कुछ प्रॉब्लम्स है जो या क्या कुछ अंडरस्टैंडिंग है वो मतलब कि गलत हो रहा है. आप लोग मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है. अब हम इसमें देखते हैं कि अदर कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के, ठीक है. ऐसे ही नहीं मतलब कि जिसका चाहे जो नाम उठा के रख दिया. उन साइंटिस्ट लोगों ने कुछ रूल्स रखे हैं कि मतलब कि आप लोग ये रूल्स फॉलो करोगे. इस रूल के बेसिस पे मतलब कि अगर ये रूल्स किसी ने पढ़ लिए, ठीक है, इस रूल के बेसिस पे जो कोई अनजान आदमी है, जैसे कि मान लो कि हमने इस बेसिस पे किसी का नाम कुछ भी रख दिया है ना, वो हमको पता है कि हमने इसका नाम खुशी रखा क्योंकि ये बहुत हंसती है. पर अगर कोई फॉरनर आएगा या कोई बाहर का आदमी आएगा या कोई कहीं का भी आएगा तो उसको तो ये बात पता नहीं होगी ना इसका नाम क्यों ऐसे रखा है. तो इसलिए उन लोगों ने कुछ क्राइटेरिया बताए, कुछ रूल्स बताए, कुछ चीज़ें बताई, कुछ बात मतलब कि उन लोगों ने कुछ क्राइटेरिया रखे हैं कि आप लोग ये कुछ फीचर रहेंगे, ये फीचर के अकॉर्डिंग आप लोग नॉमेनक्लेचर या नाम रख सकते हैं. क्योंकि मिलियंस ऑफ स्पीसीज की बात है यहाँ पे, किसी एक की तो बात है नहीं है, ठीक है. बायोलॉजिकल नेम आर जनरली in Latin and written in italic. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. The first word in biological name represent the genus while the second component denote the specific epithet. Both the word in biological name when handwritten are separately underlined or printed in italic or indicate their Latin origin, ठीक है. सबसे पहला फीचर क्या था, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन. बायोलॉजिकल जो नेम रहेगा ना वो जनरली लैटिन में रहेगा एंड रिटन इन इटैलिक. लेकिन वो इटैलिक में लिखा रहेगा, लैटिन रहेगा पर इटैलिक में लिखा रहेगा, ठीक है. दे आर लैटिन और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन. और उसके ओरिजिन के बेसिस पे रहेगा. The first word in biological name represent the genus while the second component denote the specific epithet. Both the word in a biological name when handwritten are separately underlined or printed in italic to indicate their Latin origin. The first word denoting the genus start with capital letter. मतलब कि फर्स्ट वर्ड जो जीनस डिनोट करता है, जैसे कि अपन ने मैग्नीफेरा इंडिका में देखा, जो मैग्नीफेरा जो था ना वो जीनस था, ठीक है. वो कैपिटल से ही हमेशा स्टार्ट होगा. इस बात का आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसका जो जीनस रहेगा ना वो हमेशा कैपिटल से ही स्टार्ट होगा. ओके, द फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल लेटर while the specific epithet start with small letter. And
एंड अदर लेटर, फिर इसके बाद जो कंटिन्यू लेटर रहेंगे ना वो स्पेसिफिक जो सारे जो लेटर्स रहेंगे ना वो स्मॉल लेटर में रहेंगे, ठीक है। इट कैन बी इलुस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा इंडिका में हम लोगों ने इस बात का एग्जाम्पल देखा है, ठीक है। एनसीईआरटी समझना मतलब कि थोड़ा सा इजी नहीं होता है, क्योंकि उसमें जो वर्ड्स होते हैं, जो कुछ चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी वो लोग मतलब कि एनसीईआरटी जो है ना वो थोड़ी सी अलग उसमें वो रहती है। पर एनसीईआरटी जिसने लाइन बाय लाइन वो कर ली ना, जिसने अपने दिमाग में सेट कर ली ना, वो उसको नेट की एग्जाम में बायोलॉजी में 360 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ओके। तो अब देखते हैं हम, नेम ऑफ द ऑथर appear after the specific epithet example at the end of biological name and is written in an abbreviated from example Magnifera indica lane. It indicate that this species was first described by Linnaeus. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is classification. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characteristics. For example, we easily recognize groups such as plant or animal or dogs, cats or insects. The moment we use any of these terms, we associated certain characteristics with the organism in that group. Excuse me. What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us, we will see dog. We will see dog and not cat. Now, if we were to think of LSTNs, we know that we know what we were talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of animal with external ear and body. Here, likewise in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our mind, we will of wheat plant, not of rice or any other plant. Hence, all these dog, cat, mammals, wheat, rice, plants, animal, etc. are convenient categories we use to study organism, ठीक है। जैसे कि हम डॉग और कैट है ना, मोस्टली सिमिलर हाइट के होते हैं, उनके सिमिलर जो है ईयर्स होते हैं, हेयर्स होते हैं, ठीक है ना। मोस्टली सभी कुछ उनमें सिमिलर होता है, लेकिन बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। डॉग और वैसे तो डॉग और क्या बोलते हैं कि कैट की तो आप लोग जानते हो कि 36 का उनमें आंकड़ा रहता है, ठीक है। तो क्या होता है कि बोथ आर मतलब कि सिमिलरली बहुत कुछ ऐसे होते हैं जो डॉग और कैट है ना वो कुछ सिमिलर दिखते हैं पर होते सिमिलरली डिफरेंट है। जैसे कि इन लोगों ने इसमें एनिमल्स में इसका एग्जाम्पल बताया है, ऐसी एग्जाम्पल उन लोगों ने उसका दिया है प्लांट्स में, जो कि है वीट का और राइस का। दोनों की मतलब कि वीट की हाइट और वीट प्लांट की हाइट और राइस प्लांट की हाइट, दोनों की हाइट सेम होती है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि वीट मतलब कि गेहूं को चावल और चावल को गेहूं ऐसा तो बोल नहीं सकते ना, मतलब कि दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं, ये हम लोग देखते हैं ना। तो सेम इसी तरह होता है कैट और बिल्ली, मतलब कि अगर दोनों सेम दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं, सिमिलर वो होते हैं, पर दोनों बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। लेट्स बी कंटिन्यू। Animal etc, ठीक है। The scientific term of these categories is taxa. Here you must recognize that taxa can indicate categories at very different level. Plant also from a taxa. Wheat is also a taxa. Similarly, animals, mammals, dogs और all are taxa. मतलब कि प्लांट्स और जो एनिमल्स होते हैं ना सब उन लोगों ने इसमें डिफरेंट वे में अपने अपने हिसाब से मतलब कि उनके नाम दिए हैं, उनका सब कुछ वो किया है। अभी आगे हम कंटिन्यू देखते हैं, ठीक है। बट यू नो दैट अ डॉग इज मैमल्स एंड मैमल्स आर एनिमल्स, देयरफॉर एनिमल, मैमल्स एंड डॉग रिप्रेजेंट टैक्सा एट different level. Hence,
Based on characteristics, all living organisms can be classified into different taxa. This process of classification is taxonomy. External and internal structure, along with the structure of cell development. Continue. Process and ecological information of organism are essential and form the basis of modern taxonomic studies. Hence, characteristics, identification, classification, and nomenclature are the process that are basic to taxonomy. Taxonomy is not something new. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of human beings needed to find source of their basic need of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification were based on the use of various organisms. ठीक है, human beings were since long not only interested in knowing more about different kind of organism and their diversities, but also the systematic the word systematic is derived from the Latin word systematic जो है ना systematics, ये लैटिन वर्ड एक लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड क्या हुआ है इस देखते हैं क्या होता है. विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंज, मतलब कि सिस्टमेटिक वे में अरेंज रहना. बोलते नहीं कितना हचपच हो रहा है, इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लाओ ना, वैसे इसमें भी होता है, इधर भी होता है. विच मीन्स सिस्टमेटिक अरेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म, लीनियस यूथ सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज publication. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics take into account evolution relationship between organisms. ठीक है, आज तो हम यहीं तक पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म तक. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हम लोग कल से पढ़ेंगे. ठीक है, इससे ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, पर फिर भी कितना बचा हुआ है, थोड़ा ही बचा है. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ये सारा कुछ हम कल कवर करने वाले हैं. ठीक है, तो आप लोग ये एनसीईआरटी पूरी, अगर आप लोगों ने जैसे कि अगर आप एज अ रिवीजन कर रहे हैं तो आप इसको 2x में अगर 2 बार अच्छे से सुन लेंगे ना तो आपको एनसीईआरटी बहुत ही अच्छे से रिवाइज हो जाएगी. ठीक है, लेकिन अगर आप मतलब बिगनर है, अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते जाइए. इसके बाद इस लेक्चर के बाद, ये लेक्चर आप देखने के बाद एनसीईआरटी आप एक बार और पढ़ लीजिए. एनसीईआरटी आपके ब्रेन में पूरी सेट हो जाएगी, पूरी अच्छे से आपको आ जाएगा. ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरी से. आप चाहिए तो आगे पढ़ के आ सकते हैं. इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे आगे कल. ठीक है, तो आप लोग इसको आगे पढ़ के आइएगा. और मैं देखूंगी जैसे कि अगर शेड्यूल बनता है 1-2 दिन में आपको मैं शेड्यूल कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगी. उसमें क्या शेड्यूल रहेगा जिससे आप लोग आगे से पढ़ के आ सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आने के लिए थैंक यू सो मच, मतलब कि आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद. और अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इशू आ रहा है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को क्या इशू आ रहा है, तो मैं उसको और थोड़ा सा मतलब कि इवॉल्व सही करने की कोशिश करूँगी. थैंक यू वेरी मच. ओके, बाय.